अंबेडकर के अपमान के आरोप में कांग्रेस जहां संसद से सड़क तक प्रदर्शन कर रही है, वहीं आज बीजेपी ने भी संसद में भी कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। और इसी दौरान हुई धक्का मुक्की में बीजेपी के 2 सांसद घायल हो गए। बीजेपी ने जहां राहुल गांधी पर धक्का मुक्की के गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है, तो वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी पर असभ्य आचरण के गंभीर आरोप लगाए हैं और रिपोर्ट दी है। ये रिपोर्ट देखिए। आपको किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद जब एक दूसरे के सामने आए तो संसद भवन परिसर अखाड़े का रिंग बन गया। इस दौरान किसने किसको धक्का दिया, ये अब जांच का विषय बन गया है। धक्का मुक्की की वजह से बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी गिर गए। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने। हाँ, राहुल गांधी ने। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने। हाँ, राहुल गांधी ने। मुकेश राजपूत और प्रताप सारंगी का अस्पताल में इलाज जारी है, जहां मुकेश राजपूत की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनसे मिलने के लिए शिवराज सिंह चौहान समेत कई केंद्रीय मंत्री पहुंचे। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी ने उन्हें धक्का दिया। राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के 2 एमपीज प्रताप सिंह सारंगी जी और मुकेश राजपूत जी को बहुत बुरी तरह घायल कराया। जोर से धक्का दे करके खून निकलने तक, सर पे चोट आने तक राहुल गांधी जी ने जो फिजिकल असॉल्ट किया है, धक्का मुक्की जो किया है, मैं सबसे पहले उसको खंडन करना चाहता हूं। बीजेपी के आरोपों के बाद कांग्रेस ने भी राहुल गांधी का एक वीडियो जारी किया है, जिसके जरिए कांग्रेस ने बीजेपी सांसदों पर राहुल गांधी का रास्ता रोके जाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का आरोप है कि राहुल गांधी को धक्का दिया गया। बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी को धक्का देने के आरोप में घिरे राहुल गांधी का भी बयान सामने आया। वहीं प्रियंका गांधी ने इसे साजिश करार दिया है। ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। आज पहली बार इन्होंने प्रोटेस्ट किया, सबको रोक दिया और उसके बाद धक्का मुक्की और ये गुंडागर्दी, और अब सिर्फ अमित शाह जी की खाल बचाने के लिए ये अब इन्होंने साजिश शुरू की है कि भैया ने किसी को धक्का मारा, ये वो। मेरी आंखों के सामने आप सब ने देखा होगा, खड़गे जी को धक्का मार के जमीन पे गिराया। नागालैंड की बीजेपी सांसद फानोन कोन्याक ने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर धक्का मुक्की के आरोप लगाए हैं। महिला सांसद ने राज्यसभा के चेयरमैन को पत्र लिखा है। हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा था, तो लीडर ऑफ ओपोजिशन श्री राहुल गांधी जी बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आके, आई ऑल्सो डिड नॉट फील कंफर्टेबल, अच्छा नहीं लगा। फिर वो ही स्टार्टेड शाउटिंग। ऐसे नहीं होता है, क्योंकि हम लोग प्रोटेस्ट जब करते साइड में कॉर्डन ऑफ करके इस सिक्योरिटी पर्सनल से वो जाने के लिए जगह बनाया था, तो हम लोग वहाँ प्रोटेस्ट कर रहा था। वो आके बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, वो ऐसे थ्रेटनिंग पोस्ट में। ऐसे नहीं है कि हम खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो नियम नहीं है, एक तरीका नहीं है संसद का। दोनों घायल सांसदों से पीएम मोदी ने फोन पर बात की और उनका हालचाल जाना। बीजेपी के दोनों घायल सांसद आरएमएल अस्पताल में भर्ती हैं। धक्का मुक्की कांड का मुद्दा राज्यसभा में उठा। जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए। लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्रीमान राहुल गांधी ने जिस तरीके से आज गैर प्रजातांत्रिक तरीके से प्रजातांत्रिक व्यवस्था में लोग जो हमारे सांसद थे वो प्रदर्शन कर रहे थे, उनके साथ धक्का मुक्की की, जिसमें हमारे 2 सांसद घायल हुए, हॉस्पिटल में भर्ती हुए, उनका इलाज चल रहा है। और जो हमारी बहन कोन्याक जो महिला सदस्य इस हाउस की है, उसको जिस तरीके से लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने धक्का दिया, वो शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के बराबर है। संसद परिसर में धक्का मुक्की पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान आया है। उन्होंने बीजेपी सांसदों पर धक्का देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उनके घुटने में चोट लगी है, पूरे मामले की जांच होनी चाहिए।
कुल मिलाकर अंबेडकर पर छिड़े सियासी घमासान की लड़ाई अब और तेज होती दिख रही है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो इस पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ का बयान और गंभीर है। जगदीप धनखड़ ने यह कहा है कि महिला सांसद उनके पास रोते हुए आई थी और वो बेहद सदमे में थी। तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कहा कि महिला सांसद से हुआ दुर्व्यवहार शारीरिक प्रताड़ना यानी फिजिकल टॉर्चर के बराबर है। देखिए रिपोर्ट। I have received a communication from Konyak, Honorable Member Parliament, and she has met me in my chamber also. I am looking into it. She was literally in tears. According to her, she could never believe that as a lady member, she would have to suffer so much at the hands of another member Parliament. I am looking into it. जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्रीमान राहुल गांधी ने जिस तरीके से आज गैर प्रजातांत्रिक तरीके से प्रजातांत्रिक व्यवस्था में लोग जो हमारे सांसद थे वो प्रदर्शन कर रहे थे, उनके साथ धक्का मुक्की की, जिसमें हमारे 2 सांसद घायल हुए, हॉस्पिटल में भर्ती हुए, उनका इलाज चल रहा है। और जो हमारी बहन कोनियाक जो महिला सदस्य इस हाउस की है, उसको जिस तरीके से लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने धक्का दिया वो शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के बराबर है और ये प्रिविलेज का विषय है। बहन सांसद कोन्याक, श्रीमती कोन्याक, उन्होंने जो कुछ कहा है व्यथा से हम लोग भर जाते हैं। ये हो क्या रहा है? उनके साथ अशालीन, असभ्य, अमर्यादित व्यवहार किया गया। तो अंबेडकर पर सियासी संग्राम जारी है। बीजेपी का आरोप है कि अमित शाह के भाषण के वायरल क्लिप को सुनाकर कांग्रेस सियासी माइलेज लेना चाहती है। वहीं कांग्रेस ने एक बार फिर बीजेपी को संविधान पर घेरते हुए इस बार अंबेडकर के अपमान का मुद्दा उठाया है और इस पर अब बाकी के विपक्षी दल भी मुखर नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी भी विपक्ष पर करारा पलटवार कर रही है। ये खास रिपोर्ट देखिए। अंबेडकर के अपमान को लेकर संसद से सड़क तक सियासी संग्राम हो रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष की एक दूसरे पर जुबानी जंग जारी है। अंबेडकर पर हुए आर पार की जंग में विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। दिल्ली में समाजवादी पार्टी के सांसदों ने भी सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और निशाना भी साधा। मैं समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वाले के लोगों को ये समझना चाहिए कि जो सिद्धांत बाबा साहब अम्बेडकर ने दिए और जो संविधान की संरचना बाबा साहब अम्बेडकर जी ने करी, देश उन्हीं सिद्धांतों पे, उन्हीं के विचारों पे आगे बढ़ेगा। और जिस तरह से बाबा साहब का अपमान आज जब हम 75वीं संविधान दिवस बना रहे हैं, इस उपलक्ष्य में हुआ है, तो ये निंदनीय है। हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले इसके लिए माफी मांगे। बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के सभी लोगों के लिए पूज्य है, स्मरणीय है। लेकिन जिस तरह से माननीय गृहमंत्री जी ने हाउस के अंदर उसको कहा कि अम्बेडकर 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 फैशन हो गया है, इतनी बार अगर प्रभु का नाम लेते तो स्वर्ग में स्थान मिल जाता, तो ये तो निश्चित रूप से एक ऑब्जेक्शनेबल बात थी और लोग उसमें एजिटेट कर रहे हैं। अंबेडकर के नाम पर दिल्ली में दंगल हुआ तो लखनऊ में भी इसी मुद्दे पर बीजेपी ने विपक्ष की घेराबंदी की। कांग्रेस पार्टी भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जन्मजात दुश्मन है। वो पिछड़ों, दलितों, वंचितों की भी दुश्मन है। अगर बाबा साहब को भारत रत्न नहीं मिला कांग्रेस के शासनकाल में, तो वह कौन सी घृणा थी, इसका जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा। बाबा साहब के द्वारा इस देश के विशेष तौर से वंचित वर्ग के लिए जो किया गया है वो आदरणीय है। और भारत के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी ऐसे नेतृत्व करता है कि जो बाबा साहब के पुजारी हैं, बाबा साहब के प्रति अगाध श्रद्धा रखते हैं। हमारे
आरक्षण की व्यवस्था अम्बेडकर जी ने लिखा है और आरक्षण को किस तरीके से कांग्रेस ने सत्यानाश किया सबको पता है। हमसे जीता जागता उदाहरण कोई नहीं होगा कि मुकुल वासनी और शैलजा उन्हीं के मंत्री हैं और आरक्षण की फाइल पब्लिक फाइल 74/4/1950 गायब किसने कराई है, उनके खिलाफ मुकदमा हमने लिखवाई नई दिल्ली संसद भवन मार्ग में। वहीं इसे लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी झूठ बोल रही है, उसकी हमेशा से मंशा संविधान के खिलाफ रही है और अब संसद में ये बात साबित भी हो गई है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान किया है तो उसको माफी मांगनी चाहिए। ये एआई नहीं है, ये कोई टेक्नोलॉजी फॉल्ट नहीं है, ये फॉल्ट आपके अंदर रहा जिसकी वजह से आपने ये बोला है। ये एआई नहीं है, ये आपका नेचुरल भाव है जो अंदर से निकल आया आपको बाबा साहब अम्बेडकर। इसीलिए हम लोग कहते थे लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, और वो बात आज सामने आ गई राज्यसभा में और लोकसभा में। बीजेपी के लोग संविधान और लोकतंत्र पर नहीं विश्वास करते। अम्बेडकर के अपमान को लेकर मायावती ने भी निशाना साधा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मायावती ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस की नींद उड़ी हुई है। कांग्रेस ने बाबा साहेब का अपमान किया है, इनकी कोई चाल कामयाब नहीं होगी। जिस प्रकार से बाबा साहब के प्रति कांग्रेस पार्टी के असंख्य रहे गलत कारनामों को इनके अनुयायी अभी तक भी भुला नहीं पाए हैं और ना ही ये कभी कांग्रेस पार्टी को माफ करने वाले हैं, चाहे ये अपने कितने रंग ढंग व चाल आदि भी क्यों ना बदल लें। इतना ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब के देहांत के बाद तो इनके नाम को व संविधान निर्माण में रहे इनके अहम योगदान को भी इतिहास के पन्नों से मिटाने की भी पूरी कोशिश की है। संसद परिसर में अनुराग ठाकुर ने बीजेपी महिला सांसदों के साथ कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस से माफी मांगने की मांग की। माफी मांगो, माफी मांगो। नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा संविधान को बदलने का काम किया, बाबा साहेब का कभी सम्मान नहीं किया और अब बेबुनियाद आरोप लगा रही है। सबसे पहला संशोधन नेहरू जी ने ही करने का काम किया, अभिव्यक्ति की आजादी पर एक तरह से प्रहार किया। उसके बाद इंदिरा गांधी ने पूरा संविधान को ही बदलने का एक तरह से काम किया और संविधान को कुचलने का काम इमरजेंसी लगाकर किया। देश वो भूला नहीं है, वो काले अध्याय को। तो ये जो गांधी परिवार संविधान को जेब में डाल के चलता था और संविधान बनाने वाले को अपमानित करता था, आज उनका कच्चा चिट्ठा खुल गया है। अम्बेडकर के अपमान के मुद्दे पर बीजेपी सांसद भोला सिंह ने भी कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। अब इनके पास कुछ मुद्दा नहीं है, कुछ बचा नहीं है, जनता के सामने एक्सपोज हो चुके हैं कि जो संविधान की हाथ में लेके कसम खाते थे कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, ये भूल गए थे कि इनके परिवार के लोगों ने ही संविधान का दुरुपयोग किया है। अब इनके पास कुछ विशेष बचा नहीं। अब ये एक षड्यंत्र के रूप में कि गृह मंत्री जी ने ये कह दिया, प्रधानमंत्री जी ने ये कह दिया, जिन लोगों ने निरंतर संविधान का दुरुपयोग किया सत्ता में रहते हुए। राहुल गांधी अभी 4 महीने पहले अमेरिका में बोल के आए कि हम भारत में सत्ता में आएंगे तो आरक्षण और संविधान को खत्म करेंगे। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में भाषण दिया था, लेकिन कांग्रेस ने उनके भाषण की 12 सेकंड की वायरल क्लिप सुनाकर अम्बेडकर के अपमान का मुद्दा उठाया, जिसके बाद से बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार जारी है। वहीं अब बाकी विपक्षी दलों ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसका जवाब बीजेपी के तमाम नेता पूरी ताकत से दे रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो चलिए अब संभल की बात करते हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लिया गया है। यहां बिजली चोरी के आरोप में उन पर एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं उनके पिता पर बिजली विभाग के अधिकारियों को धमकाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। संभल हिंसा के एसपी सांसद बर्क नामजद आरोपी हैं और ऐसे में बिजली विभाग की टीम ने बिजली चोरी का भी खुलासा किया है। इसे लेकर जहां अखिलेश ने सरकार पर निशाना साधा है, वहीं बीजेपी का कहना है कि आरोप के खिलाफ जांच भी होगी, एक्शन भी होगा। देखिए रिपोर्ट। संभल
से एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ बिजली चोरी की एफआईआर दर्ज कराई गई है, जबकि उनके पिता ममलुकुर रहमान बर्क और 2 बाउंसर वसीम व सलमान के खिलाफ बिजली अधिकारियों कर्मचारियों को धमकी देने के मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। तो अब रविंद्र ने बताया कि हमको हमारे परिवार को धमकी दी गई कि मेरी सरकार आएगी तो फिर आपको देख लिया जाएगा जो है जो आप लोग काम कर रहे हैं। किसने धमकाया सर? थोड़ा आगे कर लीजिए। सांसद जी के पिताजी ने धमकाया। हाँ। क्या धमकाया? एक मिनट बोलने दीजिए। अभी आपको ऑडियो क्लिप उसका वीडियो रिकॉर्डिंग में है, धमकी दिया गया उनके द्वारा। हाँ। उसके लिए अभी हम लोग एफआईआर। बिजली टीम ने जब फोर्स के साथ सांसद के दीपासराय स्थित घर पर बिजली के सामानों की जांच की तो 16 किलोवाट से ज्यादा की बिजली खपत पाई गई, जबकि पिछले 6 महीने से उनके घर की बिजली खपत 0 मिल रही थी। हम लोगों ने स्मार्ट मीटर लगाया और चूंकि इनके परिसर पे जो है पिछले 6 महीने से 0 यूनिट खपत आ रहा था, जिसके आधार पर जो है खपत में जो है कमी को देखते हुए और परिसर पे लोड जो है बहुत अधिक 16 किलोवाट लोड है। इनके परिसर पे जो है कुल 16.48 किलोवाट का लोड है। तो हम लोगों ने स्मार्ट मीटर लगाया, उसी के क्रम में आज इनके परिसर पे चेकिंग की गई। संभल से एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क पर बिजली चोरी का आरोप लगा है, जिस पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि ये सब अधिकारियों का खेल है, बीजेपी के सांसदों पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा। खेल तो उन्हीं के अधिकारियों का है। मुख्यमंत्री जी ने खेल अपने अधिकारियों के माध्यम से खेला है और अधिकारी बचने के लिए लगातार इस तरह का खेल कर रहे हैं, जानबूझ करके अपमानित कर रहे हैं वहां के लोगों को, खासकर मुसलमान भाइयों के घरों में छापा पाड़ रहे हैं, महिलाओं को अपमानित कर रहे हैं। और आज सुनने में आया कि सांसद के भी घर में पहुंचे हैं। उनके ऊपर भी मैं तो कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर मुख्यमंत्री जी अपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों की भी जांच करें, वो भी बड़े पैमाने पर बेईमानी कर रहे हैं। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि ये बिजली विभाग का काम है, बिजली चोरी की रिपोर्ट मिलने पर एक्शन हुआ है, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। तो बिजली विभाग के लोग बताएंगे, यदि चोरी कहीं हुई है तो कानून अपना काम करेगा। उत्पीड़न या परेशान नहीं किया जा रहा, उनका आरोप है। आप पता करें, यदि चोरी हुई है और पुलिस विवेचना कर रही है, एफआईआर हुई है, कानून अपना काम करते, सरकार से कोई लेना देना नहीं। संभल में मामले की गंभीरता को देखते हुए बिजली विभाग के अधिकारियों ने एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर की बिजली काट दी है। पुलिस बड़ी संख्या में फोर्स लेकर पहुंची थी, जिसके बाद बिजली विभाग की टीम ने करीब 1 घंटे तक बिजली के कई उपकरण चेक किए। स्मार्ट मीटर और घर में उपकरणों की जांच करने पर बिजली की खपत करीब 16,480 वाट पाई गई। पुराने मीटर में भी लैब की जांच रिपोर्ट में बिजली चोरी की पुष्टि हुई है। वहीं घर में जांच के दौरान सांसद के पिता ममलुकुर रहमान बर्क पर बिजली अधिकारियों को धमकाने का आरोप है। ऐसे में सांसद और उनके पिता पर हुई एफआईआर ने एक बार फिर सियासी पारा हाई कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो चलिए अब संभल की बात करते हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लिया गया है। यहां बिजली चोरी के आरोप में उन पर एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं उनके पिता पर बिजली विभाग के अधिकारियों को धमकाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। संभल हिंसा के एसपी सांसद बर्क नामजद आरोपी हैं और ऐसे में बिजली विभाग की टीम ने बिजली चोरी का भी खुलासा किया है। इसे लेकर जहां अखिलेश ने सरकार पर निशाना साधा है, वहीं बीजेपी का कहना है कि आरोप के खिलाफ जांच भी होगी, एक्शन भी होगा। देखिए रिपोर्ट। संभल से एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ बिजली चोरी की एफआईआर दर्ज कराई गई है, जबकि उनके पिता ममलुकुर रहमान बर्क और 2 बाउंसर वसीम व सलमान के खिलाफ बिजली अधिकारियों कर्मचारियों को धमकी देने के मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। तो अब रविंद्र ने बताया कि हमको हमारे परिवार को धमकी दी गई कि मेरी सरकार आएगी तो फिर आपको देख लिया जाएगा जो है जो आप लोग काम कर रहे हैं। किसने धमकाया सर? थोड़ा आगे कर लीजिए। सांसद जी के पिताजी ने धमकाया। हाँ। क्या धमकाया? एक मिनट बोलने दीजिए। अभी आपको ऑडियो क्लिप उसका वीडियो रिकॉर्डिंग में है, धमकी दिया गया उनके द्वारा। हाँ। उसके लिए अभी हम लोग एफआईआर।
बिजली टीम ने जब फोर्स के साथ सांसद के दीपा सराय स्थित घर पर बिजली के सामानों की जांच की तो 16 किलोवाट से ज्यादा की बिजली खपत पाई गई, जबकि पिछले 6 महीने से उनके घर की बिजली खपत 0 मिल रही थी। हम लोगों ने स्मार्ट मीटर लगाया और चूंकि इनके परिसर पे जो है पिछले 6 महीने से 0 यूनिट खपत आ रहा था, जिसके आधार पर जो है खपत में जो है कमी को देखते हुए और परिसर पे लोड जो है बहुत अधिक 16 किलोवाट लोड है। इनके परिसर पे जो है कुल 16.48 किलोवाट का लोड है। तो हम लोगों ने स्मार्ट मीटर लगाया, उसी के क्रम में आज इनके परिसर पे चेकिंग की गई। संभल से एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क पर बिजली चोरी का आरोप लगा है, जिस पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि ये सब अधिकारियों का खेल है, बीजेपी के सांसदों पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा। खेल तो नहीं के अधिकारियों का है। मुख्यमंत्री जी ने खेल अपने अधिकारियों के माध्यम से खेला है और अधिकारी बचने के लिए लगातार इस तरह का खेल कर रहे हैं, जानबूझ करके अपमानित कर रहे हैं वहां के लोगों को, खासकर मुसलमान भाइयों के घरों में छापा पाड़ रहे हैं, महिलाओं को अपमानित कर रहे हैं। और आज सुनने में आया कि सांसद के भी घर में पहुंचे हैं। उनके ऊपर भी मैं तो कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर मुख्यमंत्री जी अपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों की भी जांच करें, वो भी बड़े पैमाने पर बेईमानी कर रहे हैं। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि ये बिजली विभाग का काम है, बिजली चोरी की रिपोर्ट मिलने पर एक्शन हुआ है, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। तो बिजली विभाग के लोग बताएंगे, यदि चोरी कहीं हुई है तो कानून अपना काम करेगा। उत्पीड़न या परेशान नहीं किया जा रहा, उनका आरोप है। आप पता करें, यदि चोरी हुई है और पुलिस विवेचना कर रही है, FIR हुई है, कानून अपना काम करते हैं, सरकार से कोई लेना देना नहीं। संभल में मामले की गंभीरता को देखते हुए बिजली विभाग के अधिकारियों ने एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर की बिजली काट दी है। पुलिस बड़ी संख्या में फोर्स लेकर पहुंची थी, जिसके बाद बिजली विभाग की टीम ने करीब 1 घंटे तक बिजली के कई उपकरण चेक किए। स्मार्ट मीटर और घर में उपकरणों की जांच करने पर बिजली की खपत करीब 16,480 वाट पाई गई। पुराने मीटर में भी लैब की जांच रिपोर्ट में बिजली चोरी की पुष्टि हुई है। वहीं घर में जांच के दौरान सांसद के पिता ममलुकुर रहमान बर्क पर बिजली अधिकारियों को धमकाने का आरोप है। ऐसे में सांसद और उनके पिता पर हुई FIR ने एक बार फिर सियासी पारा हाई कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो यूपी के कई शहरों में मुस्लिम इलाकों में मंदिर मिलने का सिलसिला जारी है और अब अलीगढ़ में मिला है शिव मंदिर। और इसके बाद वहां पर भी पूजा पाठ शुरू हो गया है। रिपोर्ट देखिए। संभल, वाराणसी और मुजफ्फरनगर में बंद पड़े मंदिर मिलने के बाद एक और बंद पड़ा मंदिर अलीगढ़ में मिला है। अलीगढ़ के बन्ना देवी थाना इलाके में घनी मुस्लिम आबादी वाले सराय रहमान मोहल्ला में यह मंदिर मिला है। बताया जा रहा है कि मंदिर 50 साल पुराना है, जो कि बंद पड़ा था। इस मंदिर में पूजा पाठ नहीं हो रही थी। मंदिर से देवी देवताओं की मूर्तियां भी गायब मिली। आरोप है कि मंदिर में एक शिवलिंग स्थापित था, जिसे मिट्टी में दबाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इसकी सूचना मिलने पर बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और शिवलिंग को मिट्टी में दबाने का विरोध किया। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मंदिर की धुलाई की और शिवलिंग की पूजा शुरू कर दी। मंदिर पर पूजा करने का सिलसिला लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र में कुछ साल पहले तक कंजर आबादी रहती थी, जो इस मंदिर में पूजा पाठ करती थी। धीरे धीरे कंजर आबादी में रह रहे लोग मुस्लिम समाज को अपना मकान बेचकर चले गए। तब से ये मंदिर इसी हाल में पड़ा था। शिवलिंग भी बने हुए हैं और यहाँ पर बाबा नंदी का स्थान भी है और हमारे हनुमान बाबा का भी स्थान है और हमारे भोले शंकर और माँ पार्वती का भी वो है स्थान। और बड़ी शर्म की बात है, 1975 का मंदिर और इसको भी घेरने का प्रयास किया गया। ये बात यहीं तक सीमित नहीं रहेगी, आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये फैक्स जाएगा और उनको अवगत कराया जाएगा और जिन्होंने ये हरकतें की है उनके यहाँ पर बुलडोजर चलेगा। हमने करीब 12-15 मंदिर अलीगढ़ के अंदर भी ऐसे चिन्हित किए जिनकी हम जानकारी जुटा रहे हैं, जो कि अवैध रूप से कब्जाए हुए हैं मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा
और हमने एक प्रण लिया है कि हम अपने सारे मंदिरों को कब्जा मुक्त कराएंगे, वहाँ पूजा पाठ प्रारंभ कराएंगे। अभी हम एडीएम सिटी साहब के पास आए हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मंदिर में हनुमान जी और महादेव जी की खंडित मूर्तियां भी मिली हैं। मौके पर पहुंची बीजेपी की पूर्व मेयर शकुंतला भारती ने एफआईआर की मांग की। पूर्व मेयर ने सीएम से शिकायत करने की बात कही है। पुलिस और प्रशासन की टीम सक्रिय होकर इसकी जांच कर रही है। जो शिकायत दर्ज कराई गई है कि इसको अवैध रूप से कब्जा किया गया है, इस संबंध में भी जांच कराई जाएगी और जिन भी लोगों द्वारा इस मंदिर पर अवैध कब्जा किया गया है उनके विरुद्ध जो है विधिक कार्रवाई भी की जाएगी, जिससे आपको अवगत कराया जाएगा। और इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज की गई है। ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की। आज संसद में जिस तरीके से धक्का मुक्की हुई, उसके बाद राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है। बीजेपी सांसदों की शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। धक्का मुक्की कांड में राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज हुई है। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बीजेपी सांसदों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज जो है वो कराई गई और राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज हुआ है। तो अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किया गया है, जिसमें गंभीर धाराएं भी जोड़ी गई हैं। अटेम्प्ट टू मर्डर की धाराएं भी इस एफआईआर में शिकायत के दौरान लिखवाई गई थी और बीजेपी सांसदों की तरफ से ये शिकायत दी गई। थाने पर शिकायत दी गई थी। दिल्ली के संसद मार्ग थाने में ये एफआईआर दर्ज कर ली गई है। धक्का मुक्की कांड को लेकर के राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज हुई है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ एक शिकायत दी गई थी, जहां अब इस शिकायत पर कार्रवाई हुई है, एक्शन हुआ है, एफआईआर दर्ज की गई है। तो दिल्ली से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी सांसदों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई है, क्योंकि धक्का मुक्की का जैसे ही मामला सामने आया तेतूल पकड़ता चला गया। कई नेताओं की इस पर प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं और अब राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने धक्का दिया, जिससे 2 भारतीय जनता पार्टी के सांसद घायल हो गए। बीजेपी की एक महिला सांसद ने भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी उनके पास तक आ गए थे, जिससे वे काफी असहज महसूस कर रही थी। और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सांसद पहुंचे थे थाने और अनुराग ठाकुर की अगुवाई में, जहां पर उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई, शिकायत दी थी थाने में। और अब जो बड़ी अपडेट आ रही है इस पूरे मामले को लेकर के वो ये कि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। संसद मार्ग थाने में ये शिकायत दी गई थी, जिस पर एफआईआर दर्ज हुई है। तो कई गंभीर आरोप बीजेपी के सांसदों की तरफ से राहुल गांधी पर आज लगाए गए। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं दिल्ली से। ये बड़ी अपडेट जहां पर धक्का मुक्की मामले से जुड़ी ये जानकारी आपको दे रहे हैं, क्योंकि जैसे ये मामला सामने आया तो कई नेताओं की इस पर प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। संसद में धक्का मुक्की पर शिवराज बोले कि राहुल ने गुंडागर्दी की और उसके बाद से अब राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज की गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं दिल्ली से। बीजेपी सांसदों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई और बीजेपी सांसद जो घायल हुए उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके बाद से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर उनसे हालचाल जाना। तो ये बड़ी जानकारी दिल्ली से आपको दे रहे हैं, जहां पर राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज हुई है। तो दिल्ली संवाददाता हमारे शंकर आनंद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शंकर, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर के? निश्चित तौर पे देखिए, इस वक्त में बड़ी खबर कही जा सकती है। जिस तरह से बीजेपी के नेताओं के द्वारा जो शिकायत दर्ज करवाई गई थी, उसी मामले को ध्यान में रखते हुए इस मामले की तफ्तीश की गई और तफ्तीश करने के बाद जो शुरुआती तफ्तीश के बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। और जिस तरह से एफआईआर जो दर्ज किया गया है, इस मामले में हमारे सूत्र बताते हैं कि उस एफआईआर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी का भी नाम है, जिनके खिलाफ इल्जाम लगा है। जिस तरह से तमाम धाराओं की अगर बात करें तो कई महत्वपूर्ण जो धाराएं जो है उनके बारे में बताना चाहूंगा। धारा 109 यानी कि हत्या का प्रयास, ये भी शिकायत में दर्ज कराया गया था। धारा 115 स्वेच्छा से चोट पहुंचाना। धारा 117 स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना। धारा 125, देखिए ये सब जो धाराएं मैं बता रहा हूं, ये जो भारतीय न्याय संहिता के तहत जो नए सेक्शंस हैं, जो नए धाराएं हैं, उनके बारे में बता रहा हूं। इन धाराओं के बारे में भी उस एफआईआर में जिक्र है। धारा 125 दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने का कार्य। धारा 131 आपराधिक बल का प्रयोग।
धारा 351 आपराधिक धमकी और 3/5 का जो है भारतीय न्याय संहिता की जो समान इरादा, इन तमाम मामलों जो एफआईआर दर्ज किया गया है उसमें इन्हीं तमाम मामलों को ध्यान में रखते हुए ये एफआईआर दर्ज कराया गया है। एक तरह से कहा जा सकता है कि ये मामला अपने आप में बेहद गंभीर है। और बिल्कुल शंकर आनंद, अब इस पूरे मामले पर सियासत भी तेज होती हुई नजर आ रही है। आप नजर बना करके रखिए।